नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियोस में हम करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता ही है, CET जॉइस के जो फार्म है वो निकले हुए हैं और जुलाई का जो महीना है इसमें आपका जो एग्ज़ाम है ये होगा। तो इसके लिए आज हम यहाँ पर संस्कृत से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको करने वाले हैं। ऐसे ही क्वेश्चन जो आपको भी एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर जो आपको अभी तक की जितनी भी वीडियो हैं सभी मिल जाएंगी। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर इसमें जो क्वेश्चन है ये आपके और जो अन्य एग्ज़ाम हैं उनमें भी काम आएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कभी नहीं बदलते हैं। तो और इसके अलावा और जो एग्ज़ाम है उनमें भी आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर जब आप फॉर्म फिल करोगे तो उसमें दो भाग आते हैं, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। तो वो आप जो है अपना जो फॉर्म होगा उसमें आप देख लेना कि आपने लैंग्वेज 1 उसमें सेलेक्ट की हुई है या 2 सेलेक्ट की हुई है, क्योंकि यहीं पर ही कैंडिडेट उलझ जाते हैं और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो गलत करके आते हैं। तो वो आप एग्ज़ाम में देख लेना लैंग्वेज 1 में आपकी संस्कृत है या फिर हिंदी है, कौन सी है। तो उसी अनुसार फिर आपने आगे जो एग्ज़ाम है वो फिल करना है। तो यहाँ पर क्या हमारा गद्यांश अभ्यर्थिना पंचम भाग से पार्ट 1 जो है, पंचम जो भाग है, प्रश्न नाम प्रश्न संख्या 31 से 60 तक उत्तर दो यदि तय संस्कृतम द्वितीय भाषा रूपेण लैंग्वेज 2 रूपेण संस्कृतम। अगर लैंग्वेज 2 है तो फिर वो करनी है, लैंग्वेज 1 है तो वो करनी है। वो आपके जो रोल नंबर जब आएगा उसमें भी दिया गया होगा, तो उसी अनुसार फिर आप अपना जो एग्ज़ाम है उसको फिल कीजिएगा। तो क्या है यहाँ पर निर्देश है कि अधोल्लिखित गद्यांशम पठित्वा तद आधारित प्रश्न नाम विकल्पात्मक उत्तरेषु उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। तो क्या गद्यांश है यहाँ पर, और जो गद्यांश होता है इसमें शीर्षक पूछा जाता है। तो शीर्षक जो है यहाँ पर ये तो शुरू की जो लाइनें होती है, 1-2 लाइन जो होती है, या तो उसमें दिया गया होगा या फिर लास्ट में। और आप जो है एक बार ध्यान से मन लगाकर जो ये गद्यांश है या इसके अलावा और जो भी गद्यांश आएगा उसको एक बार मन लगाकर जरूर पढ़िएगा, ताकि आपको ये पता लग पाए कि उस गद्यांश में कहा क्या गया है, क्या इसमें आया है। क्योंकि अगर आप जो यहाँ पर इसमें इसको पढ़ोगे और सोचते कुछ और रहोगे तो आपको ध्यान नहीं लगेगा और आपको यही पता नहीं लगेगा कि इस गद्यांश में कहा क्या गया है। तो इसके लिए आपको एक बार जो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा, ताकि इसके अंदर से जो क्वेश्चन है उसका निर्माण भी होगा और उसके क्वेश्चन आपको पहली बार में ही पता लग जाए। तो एक बार हम गद्यांश जो उसको देख लेते हैं। वृद्ध पिता सब पुत्रान कृषि कर्मणय संचलानय भूय भूय प्रेरित। जो वृद्ध जो पिता था, मतलब बूढ़ा जो पिता है, वो अपने पुत्रों को कृषि कर्मणा खेती का जो काम है उसको करने के लिए, संचालन करने के लिए भूय भूय प्रेरित, बार बार क्या है, प्रेरित करता है। किंतु लेकिन सर्वे अप्याल से पुत्र न श्रीमती, लेकिन वे जो उस किसान के जो आलसी जो पुत्र थे वे क्या है उनकी बात नहीं सुनते थे। और एक दस है वार्धक्य जनित रोगेन ग्रस्त है से असीना जाता है। तो एक बार तो वार्धक्य जनित रोगेन मतलब जो बूढ़े होने के कारण जो रोग जो उससे पीड़ित हो जाता है और शय्या असीना जाता है, खाट पर पड़ जाता है। क्या कि मतलब जो एक बार वह बूढ़े होने के कारण जो रोग से पीड़ित हो जाता है और खाट पर जो अपनी पड़ जाता है, शय्या पर पड़ जाता है। सह कलहमानेषु पुत्रेषु संगबद्धतायाः महत्वं बोधनाय उपाय में चिंतित। सह यहाँ पर क्यों आया है, क्योंकि ये वृद्ध है और वृद्ध कौन है, पुल्लिंग है। अगर यहाँ पर वृद्ध की जगह पर कोई लेडीज होती, स्त्रीलिंग होती, तब फिर क्या है यहाँ पर ये सा बनता, फिर ये सा बनता। और अब ये यहाँ पर पुल्लिंग है तो इसलिए सा आया है। सह कलहमानेषु, वह जो लड़ाई जो कर रहे थे, लगड़ते झगड़ते हुए अपने जो पुत्र हैं उनको संगबद्धता मतलब साथ रहने का जो पाठ है
उसको पढ़ाने के लिए, उसका महत्व समझाने के लिए उपायम अचिंत्यत, एक उपाय तो सह क्लैमानी पुत्री से संग बताए महत्व बोधना उपायम चिंतित, वह अपने जो लड़ने झगड़ने वाले जो पुत्र हैं उनको एकता का महत्व या साथ रहने का जो महत्व है उसको समझाने के लिए एक उपाय जाओ सोचता है। उपाय में अचिंत्यत सर्वनापि पुत्रन अहुय स एकस्मै संबद्धम दंड चतुष्टयम दत्वा अवदत्। सर्वानापि पुत्र, अपने जो सभी पुत्र थे उनको भुलाकर वह एकस्मै सो संबद्धम, एक साथ जुड़ी हुई दंड चतुष्टयम, 4 लकड़ियों को देकर अवदत्त बोला। वह दत्व है, यहाँ पर लंग लकार जो है उसमें बनता है, ये दाधातु है, इसमें कत्व है दत्वा। तो एक बार क्या हुआ, अपने जो सभी पुत्र जो उनको बुलाकर और एक साथ जुड़ी हुई 4 लकड़ियों को देकर उनसे बोला, तुम एनम भंजय सैकतम अपनी भक्तुम ना सुकनोत। तुम एनम भंजय मतलब क्या, तुम इनको तोड़ो, और सैकतम अपनी भक्तुम ना सुकनोत, वह उन्हें तोड़ने में क्या समर्थ नहीं हुए। तथा अपना पुत्र तथे आदिष्ट है, उसी प्रकार से जो दूसरा लड़का था उसको भी वैसे ही आदेश दिया गया। सापि दंत चतुष्टयम भक्तुम न समर्थन जाता है, वह भी क्या उन 4 लकड़ियों को तोड़ने में समर्थ नहीं हुआ। इमेव दशा अपरध्य पुत्रोपि अभवत, इसी प्रकार की जो दशा है, अवस्था है, वो अन्य जो 2 पुत्र थे उनकी भी हुई। ये जो अभवत जाए इसमें भूधातु है, लंग लकार में बनता है आपका, ये एक वचन में। तथा वृद्ध पिता सुसबद्धम दंत चतुष्टयम निर्बध्य एकैकम दंडम पुत्र है दत्तवान। तथा उसके बाद वह जो वृद्ध जो था, बूढ़ा जो पिता है, वो बंधी हुई जो दंड चतुष्ट जो मतलब जो 4 लकड़े जो बंधी हुई थी उनको एक एक करके दंडम पुत्र भय दत्तवान उन पुत्रों को देते हैं। क्या उसके बाद जो वृद्ध जो पिता था, जो लकड़े जो 4 लकड़े जो बंधी हुई थी उनको जो एक एक करके पुत्रों को देते हैं। तम दंडम चोटी तुम सह सर्वानापि अधिष्ठवान, वह उन जो दंड जो थे, लकड़ियाँ जो थी, उनको तोड़ने के लिए सभी को आदेश देता है। सर्वे पुत्र सब सभास्थितम दंडम भुक्तुम समर्थापन, सभी जो पुत्र थे वे अपने हाथ में जो लकड़ी जो ली हुई थी, डंडा जो लिए हुए थे, उसको तोड़ने में समर्थ हो गए। ये अभवन क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर ये सभी हैं, मतलब क्या है 4 पुत्र थे उसके, तो ये मतलब जब उसके ज़्यादा पुत्र थे, 3 से ज़्यादा, इसलिए सर्वे। अभवन ये बहुवचन जो है, बहुवचन के कारण यहाँ पर आया है। सर्वे पुत्र सब सवास्थितम दंडम भुक्तम समर्था अभवन। तदा पिता कथितवान, तब पिता जो है उनके द्वारा कहा गया, उन्होंने कहा, यदि यूयम प्रत्येक प्रत्येक तिष्ठत तदा कश्चित शत्रु युष्मान एक एकैन विनाशति। तदा पिता कथितवान, तब पिता ने कहा कि यदि तुम, यूयम क्यों आया है, तुम युवाम यूयम मतलब तुम सब पृथक पृथक अलग अलग जा रहोगे। तदा कश्चित शत्रु, तब कोई जो शत्रु है, दुश्मन है, युष्मान एक एक कारण विनाशित, तुम सबको एक एक करके नष्ट कर देगा। यदि यूयम सर्वे मिलित्वा संबद्धा तिष्ठ, यदि तुम सभी मिलकर एक साथ इकट्ठे रहोगे। तथा कोपि बाह्य जन है युष्मान विनाशित तुम समर्था न भविष्यति, तब कोई भी जो बाह्य जन है, बाहरी व्यक्ति है, वो तुम सबको विनाश करने में समर्थ नहीं हो सकेगा, मतलब तुम्हारा नाश नहीं कर सकेगा। भविष्यति क्यों आया है, क्योंकि कर सकेगा, आगे होने वाली बात जब उसके बारे में कहा गया है। भूत जो है यहाँ पर इसमें धातु है, भू धातु उसमें बनता है लेट लकार और एक वचन में, कि यदि तुम सब मिलकर रहोगे, मिलित्वा जो है यहाँ पर कत्व प्रत्यय लगा है, यदि तुम सब मिलकर और इकट्ठे रहोगे, मिलकर रहोगे, इकट्ठे रहोगे, तो कोई भी जो बाहरी व्यक्ति हो तुम सबको जो नष्ट नहीं कर पाएगा, तुम्हारा जो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मतलब तुम्हारा विनाश नहीं कर पाएगा। तस्मात् दिवसात् सर्वेपि चत्वारः पुत्रा सब सब विचारं त्यक्त्वा परस्पर मिलित्वा गृहावसन्। तस्मात् दिवसात् उस दिन से लेकर सर्वेपि वे सभी 4 पुत्र, चत्वारः पुत्रः 4 पुत्र। अब यहाँ पर चत्वारः क्यों आया, क्योंकि एक एग्जाम में जो ये पूछा गया था कि ये चत्वारः जो है किस में बनता है, क्योंकि 4 क्या है लड़के हैं, इसलिए चत्वारः है। अगर लड़की होती फिर चत्सर आता, तो ये जो शब्द रूप एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये चत्वारः लड़कों के कारण है। 4 पुत्र जो है सब विचारान त्यक्त्वा, अपने अपने विचारों को छोड़कर, तेज धातु और एकत्व प्रत्यय त्यक्त्वा।
परस्पर मिलित्वा, यहाँ पर भी कत्वा प्रत्यय है कि वे अपने विचारों को छोड़कर, मतलब आप लड़ाई झगड़े को छोड़कर और परस्पर में आपस में मिलकर घर में रहने लग जाते हैं। और पितरम चाहे सेवा स्वस्थ में कुर्वन्, और पिता की सेवा करके उनको ठीक कर देते हैं और स्वस्थ कर देते हैं। ये कुर्वन् जो बना है क्री जो धातु है उसमें बनता है, ये लंग लकार में और बहुवचन में कुर्वन्। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर एक गद्यांश है। और अब इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आपके जो गद्यांश है वो भी एकदम से समझ में आ गया होगा कि इस गद्यांश में क्या कहा गया है। तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर कि आह्वानम कृत्वा इत्यर्थे क शब्द अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्त है। आह्वानम कृत्वा, आह्वान करके इस शब्द का अर्थ जो है इस अनुच्छेद में क्या लिया गया है। आह्वान करना, आदेश करना, अहिय बुलाना, अधावत दौड़ना, अज्ञापत आज्ञा देना। तो आह्वान करने का मतलब क्या होता है, किसी को बुलाना, न कि आदेश देना। तो बुलाना होता है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला अहिय। और ये आह्वानम कृत्वा क्या है, इसी का शब्द जो है समानार्थक शब्द क्या है, ये जो गद्यांश हमने पढ़ा, अनुच्छेद पढ़ा, उसमें आया है ये वाला शब्द अहिय, जिसका मतलब होता है बुलाना। तो आह्वानम कृत्वा इत्यर्थे अहिय शब्द अनुच्छेद अस्मिन् प्रयुक्त है। अनुच्छेद में आह्वान कृत्वा, इसके लिए अहिय शब्द का प्रयोग हुआ है। आह्वानम कृत्वा, अहिय दोनों का अर्थ होता है बुलाकर। उसके बाद जो नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन आया है, अधोलिखितेषु पदेषु तुमन प्रत्यांत पदम चिनुत। तो क्या है यहाँ पर जो ये तुमन प्रत्यय जो है वो आपने इसमें बताना है। तुमन वाला भुक्त्वा है, पित्वा है, लिखित्वा है और भुक्तुम है। अब तुमन जो है इसका क्या है, तुम शेष बचता है, तुमन का तुम शेष बचेगा, ये जो ना है इसका लोप हो जाता है, तुम ही शेष बचता है। अब तुम इसमें देख सकते हैं इनमें कौन से में है, जो ऑप्शन सी वाला है। और ये सभी क्या है, तवा जो लगा है, ये कत्वा जो प्रत्यय होता है कत्वा, इसका तवा शेष बचता है। ये जो आधा है अक्षर है इसका हो जाता है लोप, तवा शेष बचता है कत्वा में। तो ये सारे कत्वा के रूप हैं, लिख धातु कत्वा, पा धातु, ये पिप धातु पित्वा, भुज धातु भुक्त्वा। तो ये इस प्रकार से है। तो अधोलिखितेषु पदेषु तुमन प्रत्यांतम भुक्तुम इति, अधोलिखित पदों में भक्तुम तुमन प्रत्यय, जब कोई दूसरी क्रिया करने के लिए कोई क्रिया करता है तब उस क्रिया के लिए क्रिया की जाती है तो उस धातु में तुमन प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो बस आप जाइए, जो यहाँ पर शब्द आए हैं इनको याद रखिएगा। भक्तुम है भज धातु, तुमन प्रत्यय तोड़ने में है। भुक्त्वा भुज धातु कत्वा भुक्त्वा, लिख धातु कत्वा होने पर लिखित्वा और पा धातु कत्वा होने पर पित्वा रूप इसका बनता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ गया है, अधोलिखितेषु पदेषु कत्वा प्रत्यांतम पदम चिनुत। तो यहाँ पर जो कत्वा प्रत्यय है वो आपने बताना है किस में लगा है। अब आसानी से आप इसमें जब पहचान कर सकते हैं, जैसे कि हमने कहा था जो आधा अक्षर जो होता है उसका लोप हो जाता है। तो जैसे ये है क, इसका शुरू वाला जो इसका लोप हो जाता है, तो ये तवा शेष बचेगा। इसका तवा देख सकते हैं किस में है, तो जो ऑप्शन सी वाला है दत्वा, तो इसी में ही है, क्योंकि इसमें क्या है दा धातु कत्वा प्रत्यय दत्वा। और इसके अलावा जो यहाँ पर अन्य जो रूप आए हैं वो भी देख लेते हैं। तो जैसे दत्वा है तो दा धातु कत्वा प्रत्यय दत्वा। आदाय, आदाय है अ उपसर्ग पूर्वक दा धातु और लय प्रत्यय। इसकी पहचान आप कैसे करेंगे, शुरू में क्या है उसमें अव्यय उपसर्ग दिया गया होगा। जैसे यहाँ पर ये क्या है देख सकते हैं आ, इसमें उपसर्ग आ गया है, तो इसकी पहचान बस यही है, लय प्रत्यय की शुरू में उसमें अव्यय या फिर उपसर्ग दिया गया होगा। और द्रष्टुम में जैसे कि हमने अभी पढ़ा, तुम शेष बचता है उसका, और उन जाइज का लोप हो जाता है उ और ना का। तो द्रष्टुम जो है यहाँ पर दृश्य धातु है देखने अर्थ में है, और तो उन प्रत्यय, तो इसका रूप ये बनेगा द्रष्टुम। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पुत्रेभ्य इति पदे अनुच्छेद अनुसारेण का विभक्ति। ये जो पुत्रेभ्य जो है इस पद में अनुच्छेद के अनुसार विभक्ति कौन सी लगी है पुत्रेभ्य में। जैसे पुत्र शब्द है और इसमें फिर विभक्ति कौन सी है, प्रथमा है, द्वितीय है, तृतीय है या फिर चतुर्थी विभक्ति है। और विभक्ति की बात करें तो फिर जो है इसमें कौन सी है, ऑप्शन डी वाली हो जाएगी। तो चतुर्थी विभक्ति जो इसमें ये बना है। इसके रूप भी देख सकते हैं आप कैसे बनेंगे। पुत्र हैं पुत्रो पुत्रः, पुत्रम पुत्रो पुत्रान, पुत्रेण पुत्रभ्याम पुत्रई, पुत्राय पुत्राभ्याम पुत्रेभ्य। तो इस प्रकार से जो ये
चतुर्थी जो विभक्ति है इसमें बना है ये बहुवचन में। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा यहाँ पर सुशबद्धम दंड चतुष्टयम कथम कृत्वा एक एकम दंडम पिता पुत्रेभ्यः अयच्छत्। जो इकट्ठे जो डंडे जो थे, लकड़े जो थी, चतुष्टयम कथम कृत्वा एक एकम दंडम पिता पुत्रेभ्यः अयच्छत्। निर्बंध है त्वग पूर्वाय निरांजनम कृत्वा या जलेन अभिषिंचाय। तो ये जो लकड़े जो बंधी हुई थी उनको फिर आगे जो पिता जो देता है वो पुत्र को कैसे देता है, तो इसमें है ऑप्शन ए वाला, तो इसको है निर्बंध कि सुसंबद्धम दंड चतुष्टयम निर्बंध कृत्वा एक एकम दंडम पिता पुत्रेभ्यः अयच्छत्, कि बंधे हुए चारों दंडों को खोल करके एक एक दंडे को पिता ने पुत्रों को दिया। क्योंकि पहले क्या है, इकट्ठे उनको अपने एकता में बल वाली जो कहानी है वो पड़ी हुई होगी, जिसमें लकड़े जो है एक साथ तोड़ने के लिए कहा जाता है, तो वो उन सभी को नहीं तोड़ पाते हैं, फिर उनको जो है एक एक करके दी जाती है तो उनको तोड़ देते हैं। तो उनको कहा जाता, फिर जो आपने इसमें पढ़ा होगा कि एकता में बल कैसे होता है, अगर सभी इकट्ठे रहेंगे तो कोई नहीं तोड़ पाएगा, अगर सभी अलग अलग हो जाएंगे तो क्या उनको कोई भी आसानी से तोड़ सकता है। तो वही जो है यहाँ पर भी इसमें पाठ पढ़ाया गया है। तो यहाँ पर बात आई थी लकड़ियों की, तो लकड़ियाँ क्या है वो अलग अलग करके पिता के द्वारा दी गई थी। तो बंधे हुए चार दंडों को खोल करके एक एक दंडे को पिता ने पुत्रों को दिया था, जैसे कि अनुच्छेद में बताया गया है। तथा वृद्ध है पिता सुसंबद्धम दंड चतुष्टयम निर्बंध है एकम दंडम पुत्रेभ्यः दत्त्वा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यूयम इति पदम कस्मिन् पुरुषे अस्ति। यह जो यूयम जो यहाँ पर आया है ये किस पुरुष में आता है, या कौन सी जो विभक्ति है उसमें है, कौन सा शब्द रूप है इसमें, प्रथम मध्यम उत्तम या वृद्ध पुरुष। तो इसमें जो आया है ऑप्शन बी वाला। तो इसमें आपने युष्मद वाला जो शब्द रूप है वो पढ़ा होगा। यूयम इति पदम मध्यम पुरुष अस्ति, और यूयम मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। तो सह तौते तम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। तो ये जो अहम आवाम वयम जो है ये है आपका अस्मद शब्द रूप। अहम आवाम वयम आम आवाम अस्मन मय आवहम अस्माभि। और जो ये जो बीच वाला है ये है युष्मद का शब्द रूप, तम युवाम युवम त्वम युवाम युष्मान। तो ये युष्मद शब्द रूप है और ये जो है बहुवचन में बनता है, तम युवाम युयम। प्रथमा शब्द रूप की अगर बात करें तो प्रथमा का बहुवचन है। और अगर यहाँ पर ये इसमें इस प्रकार से हो कि किस पुरुष में है, तब फिर ये बीच में है। सह तौते प्रथम पुरुष, तम युवाम युयम मध्यम पुरुष, और अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष। तो वो आप जाए एग्जाम में देख लेना, यहाँ पर इसमें किस तरीके से पूछा गया है, शब्द रूप पूछा गया है या पुरुष में पूछा गया है। उसके बाद आ जाता है गृहीत्वा इति पदस्य विपरीतार्थक पदम अनुच्छेदस्मिन् प्रयुक्त है तच्चित्वा लिख्यत। अब एक एग्जाम में ये जो गृहीत्वा जो शब्द आया है इसमें पूछा गया था कि सही कौन सा है, कौन सा प्रत्यय में लगा है, क्योंकि इसके बनाने के बहुत से तरीके हैं, गलत या सही कैसे है, गलत कैसे है। क्योंकि कुछ में क्या है, यहाँ पर जो ई दी गई है इसमें छोटी दे देते हैं हर सभी, कुछ में बड़ी दे देते हैं, कुछ में ये री है इसको र बना देते हैं, ग्रह ऐसे ग्रह। तो बहुत से तरीके हैं एग्जाम में इसको देने के, तो आपने याद रखना है इस प्रकार से गृहीत्वा ये लिखा जाता है ग्रहण करके। तो इसका तच्चित्वा लिखत, इसका बताना है त्यक्त्वा है, तिष्ठ्वा है, अदाय या सहृत्य। इसका मतलब क्या है विपरीतार्थक में, और इसका जो लिया गया है तो ऑप्शन ए वाला। तो गृहीत्वा मतलब ग्रहण करके और त्यक्त्वा छोड़कर। अब प्रत्यय अगर एग्जाम में आ जाए तो कत्वा जो प्रत्यय है उसका यहाँ पर इसमें प्रयोग किया गया है, कत्वा प्रत्यय का। दृष्टवा का मतलब देख करके, दृष्ट धातु में। समहृत्य सम उपसर्ग पूर्वक ही धातु ये इकट्ठा करके है, और आदाय ये जो लय प्रत्यय उसमें है, आधा और लय। नेक्स्ट आ जाता है सब पुत्रान भूय भूय कह प्रेरित। अपने पुत्रों को बार बार कौन प्रेरित करता है, माता, भ्राता, वृद्ध पिता या मित्रम। तो ये क्या है जो गद्यांश है उसी में से आपने आंसर देना है।
और आपको जो है इसीलिए हमारे द्वारा पहले भी कहा गया था, उसको एक बार भी आपने ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है, ताकि आपको बार बार जो है कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिन बार बार न देखना पड़े, क्योंकि एक बार में आप अपने दिमाग में उठा लें कि इसमें क्या कहा गया है, तब आपका समय भी बचेगा, बार बार आपको जो गद्यांश नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो बार बार अपने पुत्र को कौन आदेश देता है, जिसके ऊपर ये लेसन है। तो जो वृद्ध पिता है वही अपने पुत्र को क्या है बार बार आदेश देते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला। तो जैसा कि गद्यांश जो है अनुच्छेद इसमें बताया गया था कि वृद्ध पिता ने अपने पुत्रों को कृषि कर्म के संचालन के लिए बार बार क्या है आदेश दिया था, ये प्रेरित किया था। उसके बाद जो आ जाता है हमारा नेक्स्ट जो यहाँ पर गद्यांश है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है उसमें 2 गद्यांश भी कई बार आ जाते हैं, एक गद्यांश और एक पद्यांश भी देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों ही आ जाते हैं एग्ज़ाम में, कई बार गद्यांश भी आ जाता है, कई बार गद्यांश पद्यांश ही आ जाता है। तो इस गद्यांश में क्या कहा गया, वैसे ही सेम इसमें भी आपने पहले ही ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है, ताकि बार बार जो आपको गद्यांश पढ़ने की आवश्यकता ही न रहे। एकदा दरिद्रेभ्यः दातुं कम्बलः नृपेण चाणक्याय समर्पितः। एक बार गरीबों को दान में देने के लिए जो कंबल है राजा के द्वारा चाणक्य को दिए जाते हैं, समर्पित किए जाते हैं। चाणक्यस्य ऊर्जम नगरात् बहिः आसीत्। जो चाणक्य थे उनकी जो कुटिया वगैरह थी, जो मकान जो थे, वे क्या है नगर से बाहर थे। आसीत जो है ये आसीत मतलब थे। केचन चोरः कम्बलान अपहर्तुं चिंतित बनते हैं। कुछ जो चोर थे वो कंबलों को चुराने के लिए योजना बनाते हैं या सोचते हैं उनको चुराने की। ते रात्रो चाणक्यस्य ऊर्जम प्रविशन। वे ते सह तौ ते बहुवचन में, क्योंकि चोर क्या ज़्यादा हैं। ते रात्रों वे रात्रि में चाणक्य के जो कुटिया थी उसमें प्रवेश करते हैं। तत्र अतीव शैत्यमासीत। वहाँ पर बहुत क्या है ठंडी थी, शीतलता थी। और चाणक्य कटे सुप्त आसीत। और जो चाणक्य थे वो चटाई जा उस पर सोए हुए थे। पार्श्वे कम्बल नाम राशि आसीत। और पास में ही जो कंबल हैं वे उनकी राशि थी, मतलब उनका ढेर लगा हुआ था या वे रखे हुए थे। चोरा नाम आश्चर्य। चोर जो थे उनको आश्चर्य हुआ। चाणक्य कम्बलम बिना निद्राम करोति। चाणक्य जो थे वो कंबल के बिना ही निद्रा कर रहे थे, मतलब सो रहे थे। चोरहा चोर कर्म न कुर्वन्। जो चोर थे उनके द्वारा चोरी का काम नहीं किया गया। अकुर्वन् क्यों है, क्री धातु है, और क्योंकि चोर क्या बहुत ज़्यादा थे तो बहुवचन में है, इसलिए भी यहाँ पर बहुवचन में आए हैं। चोरहा चोर कर्म न कुर्वन्। उन चोर के द्वारा चोरी का काम नहीं किया गया। ते चाणक्यम प्रबोधितवन्त हैं। वे चाणक्य को मतलब क्या है प्रबोधित करना, मतलब उठाना या आवाज़ करना, या उन्हें कहते हैं। चोरहा चाणक्य महोदय। चोर कहते हैं कि चाणक्य महोदय ही के चाणक्य महोदय। पार्श्वे कमला नाम राशि ही, कि पास में ही कम्बलों जो कंबल है उनकी राशि है, उनका ढेर है या वे रखे हुए हैं। शीतकाल है पिवर्तित, और ठंड भी बहुत है। तथापि तुम किमर्थम भूयो शयनम करोषि। लेकिन फिर भी तुम क्यों, किस लिए भूमि पर शयन कर रहे हो। क्या यहाँ पर ये चोर क्या है क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। चाणक्य है उक्तवा। चाणक्य ने कहा कम्बलाह दरिद्रेभ्य दानाय नृपणाय नृपेण दत्ता। कम्बलाह क्यों आया है, क्या क्योंकि जो कंबल है वो बहुवचन में है, बहुत ज़्यादा संख्या में है। दरिद्रेभ्य गरीबों को दान देने के लिए नृपेण दत्ता राजा के द्वारा दिए गए हैं। कि चाणक्य ने कहा कि जो कंबल है वो गरीबों को दान में देने के लिए राजा के द्वारा दिए गए हैं। स्वः पर बात वितरणम करिष्यामि। स्वः जो यहाँ पर आया है, स्वः का मतलब होता है जो भविष्यत काल है, आने वाला जो कल है। प्रभात मतलब सुबह में। वेतन क्या होता है बांटना, करिष्यामि करूँगा, कि कल जो है मतलब आने वाला जो कल है उसमें सुबह में मैं इन कमलों को बांटूंगा, या ये जहाँ बांटे जाएंगे। ये करिष्यामि जो वो भी इसमें ही बना है, क्योंकि ये देख सकते हैं यहाँ पर जो स्वः है, स्वः क्या भविष्यत काल में आता है, और इसी कारण से फिर भविष्यत वाली धातु लगेगी, करिष्यामि करूँगा। तेषाम उपयोगाय न अस्ति मम अधिकार है। और उनको उपयोग करने का मेरा अधिकार नहीं है। अहम विरक्त है सदा तृप्त है। मैं विरक्त ही सदा
तृप्त हूँ। अहम विरक्त है सदा तृप्त हैं, मैं अनासक्त हूँ और सदा संतुष्ट हूँ, मतलब कि मेरी इच्छा नहीं है और मैं खुश हूँ, तृप्त हूँ, संतुष्ट हूँ। इति श्रुत्वा चोरानाम लज्जा उत्पन्न, यह सुनकर जो चोर थे उनको क्या है, लज्जा उत्पन्न हो जाती है, शर्म आ जाती है। अन्यसाम वस्तुनाम उपयोगिन अधर्म भवति, दूसरी वस्तुओं के उपयोग करने से अधर्म होता है। तो इस प्रकार का ये गद्यांश है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर इसमें गद्यांश में क्या कहा गया है, कि जो वस्तु दूसरे के लिए है उसको वो अपने आप जो उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आ जाता है कि प्रवेशम अकुर्वन् इति पदस्य कृते किम पदम अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्त है। यहाँ पर एक शब्द आया था प्रवेशम अकुर्वन्, प्रवेश करके। इस पद के लिए अनुच्छेद में क्या अर्थ प्रयुक्त हुआ है? आदिशन, प्राविशन, अपश्यन या फिर शिक्षण। तो प्रवेशम अकुर्वन् के लिए एक शब्द आया था इसके जैसा ही सेम, और वो कौन सा था? तो वो था ऑप्शन बी वाला। प्रवेशम अकुर्वन् का मतलब प्रवेश किया, और ये प्रविशन का मतलब भी वही होता है, प्रविशन प्रवेश करना। तो प्रवेशम अकुर्वन् या प्रविशन बात एक ही है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है सुप्तः इति पदे का प्रत्यय प्रयुक्त है। यहाँ पर जो सुप्तः जो आया है इसमें प्रत्यय कौन सा आया है? कत्व है, कथ है, तुमुन है या फिर घ प्रत्यय है। तो सुप्तः में प्रत्यय कौन सा आया है? और इसमें देखें तो अगर इनमें मैच करके, अगर आपको वैसे नहीं आता है तो शब्द के साथ आप मैच करके भी देख सकते हैं कोई कौन सा वाला यहाँ पर बन रहा होगा। अगर यहाँ पर कत्वा प्रत्यय लगा इसका तवा शेष बचता है, तवा तो इसमें नहीं है। तुमुन लगाए इसका भी तुम बचता है, यहाँ पर भी तुम इसमें कोई नहीं है। घ लगाए तो घ का भी जो है इसमें जो शुरू में जो है इसमें दीर्घ होता है, तो जैसे रंज धातु घ आ गया बनता है, तो ऐसा भी यहाँ पर कुछ नहीं है। तो बच गए आपका एक, तो क्या है, कत प्रत्यय का यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है। तो सुप्तः इति पदे कत प्रत्यय है प्रयुक्त है, अर्थात सुप्तः में कत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। कत प्रत्यय भूतकाल अर्थ में प्रयुक्त होता है, और कत का त शेष रहता है, और कत कर्मवाच्य या भाव में प्रयुक्त होता है। जैसे स्वप धातु हो गई, सोने अर्थ में है, मतलब सोना। तो स्वप धातु और कत प्रत्यय सुप्त हैं। हन धातु, हन हिंसक धातु माने अर्थ में कत प्रत्यय होने पर हता बनेगा, और जो कत्वा प्रत्यय अगर इनमें लगाएं तो सुप्तवा और हन का हत्वा बनता है। तुमुन प्रत्यय अगर इन्हीं धातुओं में लगाए तो स्वप्तुम और हंतुम बनता है। अगर हम यहाँ पर घ प्रत्यय का लगाए तो जैसे पच धातु ये और का होने पर पाका बनता है, ऐसे पट धातु होने पर पाठ है बनता है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा समीपे इति पदस्य समानार्थक शब्दानुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्त है तत्चित्त लिखत। समीप मतलब पास, इस पद का जो समानार्थक शब्द है अनुच्छेद अस्मिन् प्रयुक्त है, इस अनुच्छेद में प्रयुक्त हुआ है। वही आपने जा बताना है कि इस समीप का अर्थ क्या लिया गया है। दूरे है, अति दूरे है, अन्यस्मिन् ग्रामे है या फिर पार्श्व है। तो समीप आया था यहाँ पर, इसका अर्थ समानार्थक शब्द है इस गद्यांश में, इस अनुच्छेद में, जो ऑप्शन सी वाला है। दूर, ये दूर है, ये बहुत ज़्यादा दूर है, ये दूसरा ग्राम हो गया, और इसका मतलब हो गया पास में, समीप में। उसके बाद आ जाता है चाणक्य है कुत्र शयनम करोति सम। जो चाणक्य थे वो कहाँ पर सो रहे थे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम ऐसे लगाए करोति तो ये है वर्तमान काल वाला, अगर समय लग ज़्यादा लगाए तो फिर ये भूतकाल में बन जाएगा। तो कहाँ पर सो रहे थे, ये सोते हैं करोति, और सम लगा दिया तो भूतकाल। पर्यंके, वृक्षे, भूमौ या जले। तो चाणक्य जो थे वो कहाँ पर सो रहे थे? तो जैसा कि हमने जो देखा, तो चाणक्य कहाँ पर थे, जो भूमि जो थे उस पर ही सो रहे थे, न तो वृक्ष पर, न कि किसी मेज़ पर। पर्यंक जो गद्दे है या मेज़ वो कह सकते हैं आप, खाट वगैरह या सोने का स्थान, बेड वगैरह, या जल। तो कौन सा ऑप्शन कौन सा रहेगा? डी वाला रहेगा। तो चाणक्य है भूमौ शयनम करोति सम, क्योंकि वे भूमि पर ही शयन कर रहे थे। पर्यंके मतलब पलंग पर, पलंग का मतलब मेज से लगा लें आप, जो तखत जो होता है। वृक्ष पर या जल पर।
उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर दरिद्रेभ्य इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति अनुच्छेदम आधृत्य लिखते हैं। यहाँ पर जो ये दरिद्रेभ्य एक शब्द आया है, इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? प्रथमा है, सप्तमी है, द्वितीय या फिर चतुर्थी विभक्ति है दरिद्रेभ्य। जैसे राम का शब्द रूप है राम में भय होता है, तो ऐसे ही क्या है दरिद्रेभ्य है, तो इसमें कौन सी है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो ये दरिद्रेभ्य जो है चतुर्थी में बनेगा। आप जो है एक ये राम वाला शब्द रूप जरूर याद कर ले अगर नहीं याद है, क्योंकि लगभग जो 90% आपके इसी से ही शब्द रूप हल हो सकते हैं। नहीं भी इससे हल हो सकते हैं तो इसे मिलान करके भी आप अपने जो शब्द रूप है उनको सही कर सकते हैं, लगभग अंदाजा मार के कि ये ऐसा हो सकता है। उसके बाद है जो सायंकाले। सायंकाले इति पदस्य विलोम शब्द हैं अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्तः तच्चित्वा लिखत। सायंकाले शाम के समय में, इसका विलोम बताना है मध्याह्न काल में, अपराह्न काल में, रात्रि काल में या प्रभात काल में। तो शाम का क्या है यहाँ पर ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो ये है प्रभाते, प्रभात के समय में। तो सायंकाले इति पदस्य विलोम शब्द अनुच्छेदे अस्मिन् प्रभाते प्रयुक्त है। सायंकाल का क्या है? प्रभात है। सायंकाल प्रभात, मध्याह्न अपराह्न, रात्रि दिन। उसके बाद है चाणक्य कंबलहा केंद्रता। चाणक्य के लिए जो कंबल दिए गए थे किन के द्वारा दिए गए थे? तो जैसा कि हमने ये अनुच्छेद पढ़ा था, इसमें आई थी एक लाइन कि जो राजा है वो चाणक्य को कंबल देते हैं गरीबों में बांटने के लिए, तो राजा के द्वारा दिए गए थे। तो चाणक्य को कंबल किसने दिए थे? राजा ने दिए थे। तो क्या आ जाएगा? निरूपेण आ जाएगा। अब यहाँ पर और भी से एग्जाम में पूछ ले जा सकता है, जैसे ये निरूपेण है, विभक्ति कौन सी है? तो जैसे रामायण होता है ऐसे निरूपेण होगा, तो कौन सी होगी? तृतीय विभक्ति हो जाएगी इसमें। तो इसलिए जो आप ये राम का शब्द रूप जरूर याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो मनोहरेण है, मनोहर सुंदर, मनमोहक कह देते हैं। निरूपेण राजा, वृत्तीय नौकर, चौरेण चोर। तो ये तो थे यहाँ पर इस गद्यांश के, और गद्यांश के क्वेश्चन थे। और अब यहाँ पर जो, क्योंकि आपके एग्जाम में पैरागोजी या उससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर ये फिर आपके पैरागोजी से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है संविधानस्य 343 अनुच्छेद अनुसारम, मतलब क्या है? संविधान का जो 343 जो अनुच्छेद है ये किसके बारे में है? हिंदी राजभाषा के रूप में है, हिंदी सहकारी राजभाषा के रूप में है, अंगल भाषा राजकीय भाषा है या अंगल भाषा सहायक राजभाषा है। तो 343 का संबंध आपने इनमें बताना है, और इसका जो संबंध है ऑप्शन जो डी वाला हिस्से माना गया है, अंगल भाषा सहायक राजभाषा के रूप में है 343 के अनुसार। तो वही जो यहाँ पर भी कहा गया है संविधान का अनुच्छेद 343 जो है इसके अनुसार अंगल भाषा अंग्रेजी सहायक राजभाषा रहेगी। उसके बाद है दस्तनेस्तुर अभिजात भाषाया किम निक्सम नास्ति। तो ये जो अभिजात भाषा जो है क्लासिकल लैंग्वेज, इसमें एक मतलब सही नहीं, निक्सम नास्ति। तो इसमें क्या है? यहाँ पर कौन सा इसमें अलग जा नहीं है, मतलब क्या है यहाँ पर कौन सा इसमें सही रहेगा? और इसमें देखें तो जो ऑप्शन है यहाँ पर सी वाला, भाषा अनुसूचित भाषा वर्गे स्यात्, शेड्यूल्ड लैंग्वेज न स्यात्, कि भाषा अनुसूचित भाषा वर्गे न स्यात् इति अभिजात भाषाया निक्सम नास्ति। तो यही क्या इसके बारे में एक गलत नहीं है। और जबकि भाषाया 1500 से 2000 वर्ष पुरातन इतिहास लिखित साहित्यम अस्ति, भाषाया कानिचन प्राचीन साहित्य महाकाव्यानि सन्ति, भाषाया मौलिक साहित्य परंपरा स्यात् इतर भाषा वर्गेभ्यः उदत् साहित्यम न स्वीकुर्यात् इति अभिजात भाषा निक्सम अस्ति। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो जो ये क्वेश्चन है कि अधस्तनित अभिजात भाषा किम निक्सम नास्ति, यहाँ पर जो अभिजात भाषा है क्लासिकल लैंग्वेज, तो इसमें कौन सी कसौटी पर नहीं उतरती है, कौन सी नहीं है, मतलब कौन सा इसमें सही नहीं है? तो जो ये ऑप्शन सी वाला है तो उसी को माना गया है, और कि भाषा अनुसूचित भाषा वर्गे न स्यात् इति अभिजात भाषा निक्सम नास्ति।
जबकि और क्या इनको सही देखें तो जैसे भाषा जो है 1500 से 2000 वर्ष पुरातन इतिहास लिखित साहित्य है, तो ये भी सही माना गया है। भाषा कांचित प्राचीन साहित्य महाकाव्य भी है, यही भी माना गया है। और भाषा मौलिक साहित्य परंपरा स्यात् और इतर भाषा वर्गीय उदत्त साहित्यम न स्वीकुर्यात् इति अभिजात भाषा निक्षम अस्ति। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो ऑप्शन सी जो है इसी को सही माना गया है, यही इनमें नहीं आता है। उसके बाद आ जाता है विद्यार्थी नाम श्रवण कौशल से आकलन कर्तुम शक्यते। विद्यार्थी जो है इनका श्रवण कौशल का आकलन हम कर सकते हैं। तो कैसे आप करोगे श्रवण कौशल का आकलन मूल्यांकन? प्रतिदिन पुनः पुनः अभ्यास द्वारा कथाया वर्णन कृत्वा तदुपरि बहुत प्रकारक प्रश्नैः अधिकम मौन वाचनार्थम अवसर प्रदानेन या छात्रान भ्रमणार्थम बहि नीत्वा। तो छात्रों का जो श्रवण कौशल है वो आप कैसे जांचेंगे, उसका आकलन कैसे करेंगे? और इनमें देखें तो जो ऑप्शन बी वाला है कथाया वर्णनम कृत्वा तदुपरि बोधक परक प्रश्न, कथा जो जैसे आप कोई लेसन वगैरह पढ़ाओगे और उसके ऊपर फिर जब आप प्रश्न करोगे तो उससे ही श्रवण कौशल का बारे में आप पता लगा सकते हैं कि बच्चों ने जो आपने पढ़ाया है वो लेसन उन्होंने पढ़ा है, उसके ऊपर ध्यान दिया है या नहीं दिया है। तो कथा का वर्णन करके उसके ऊपर बोधक प्रश्नों के माध्यम से विद्यार्थी में श्रवण कौशल का आकलन किया जा सकता है। जब भला किसी कथा को सही ढंग से सुनेगा तभी बोधक प्रश्नों का उत्तर सम्यक प्रकार से वो दे पाएगा, क्योंकि अगर उन्होंने लेसन ही नहीं सुना होगा तो उसके बारे में क्वेश्चन भी नहीं दे पाएंगे। उसके बाद आ जाता है पठनस्य प्रारंभिक स्थितों शिक्षक ध्यान दत्तात्। पढ़ने के जो प्रारंभिक स्थिति है उसमें शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। भाषा वर्णमाला है कंठस्थी करने, भाषा की जो वर्णमाला है उसको याद करने पर पठनस्य प्रवाहे अक्षर ध्वनि समन्वय या पठनस्य शुद्धतायाम। तो जो प्रारंभिक स्थिति है इसमें शिक्षक को किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए? और इनमें जो माना गया है जो ऑप्शन सी वाला है अक्षर ध्वनि के समन्वय पर। तो पठन के प्रारंभिक स्थिति में शिक्षक को अक्षर ध्वनि के जो समन्वय है उस पर ध्यान देना चाहिए। जब शिक्षक कक्षा में प्रारंभिक पठन कार्य करता है तो उसे स्पष्ट वाचन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। स्पष्ट वाचन से ही अक्षर ध्वनि के मध्य समन्वय स्थापित हो सकता है, क्योंकि अगर उच्चारण गलत होगा तो टीचर जैसा पढ़ाएगा तो बच्चे भी क्या है वैसे ही ग्रहण करेगा। सही पढ़ाएगा तो बच्चा सही बोलेगा और अगर टीचर क्या गलत पढ़ाएगा तो बच्चा भी वैसा ही बोलेगा। उसके बाद है श्रवण पठनम च एव। श्रवण और पठन, सुनना और पढ़ना च एव, ये क्या है? गहनात्मक कौशल है, रुचि उत्पादक कौशल है, अभिव्यक्तात्मक कौशल है या चिंतन कौशल है, चिंतनात्मक कौशल। तो श्रवण पठन क्या माना गया है? और ये है गहनात्मक कौशल के अंतर्गत। श्रवण और पठन क्या गहनात्मक कौशल है। श्रवण पठन को गहनात्मक कौशल के अंतर्गत रखा गया है, सुनना और पढ़ना, क्योंकि इसी से आप क्या कोई बात वो ग्रहण करते हैं। उसके बाद आ जाता है युव लेखक का नाम आवश्यकता अनुसार शिक्षक प्रतिक्रिया कुर्यात्। तो युव लेखक जो है उनकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षक प्रतिक्रिया कर सकते हैं, उनके द्वारा की जानी चाहिए। तय कृता नाम व्याकरणगत त्रुटि नाम विस्तृत प्रतिपुष्टिम दत्वा तय सम्यक कार्यम दत्वा तय सम्यक कार्यम कृतम इति प्रशंसा कृत्वा तेषां कृतिभ्य उदाहरणं कृत्वा विशेष टिप्पणीं च दत्वा त्रुटीनाम उपेक्षां कर्तुं निर्दिश्य या कक्षायां तेषां उत्तम लेखनार्थं सम्मानं कृत्वा। तो युव लेखक का नाम आवश्यकतानुसार शिक्षिका प्रतिक्रिया कुर्यात्। तो कैसी प्रतिक्रिया की जानी चाहिए? और इसमें देखें तो जो ऑप्शन बी वाला है तय सम्यक कार्यं कृतम इति प्रशंसं कृत्वा तेषां कृतिभ्य उदाहरणं कृत्वा विशिष्ट टिप्पणी च दत्वा। तो अगर कोई अच्छा काम करता है तो तय सम्यक कार्यं कृतम इति प्रशंसा कृत्वा, अगर उनके द्वारा कोई या किसी बालक के द्वारा कोई अच्छा काम किया गया है तो उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, और विशेष उदाहरण के द्वारा और टिप्पणियों के द्वारा। उसके बाद है अधस्तनेषु किं भाषाधिग्रहण अधिगम्यो मूलभूतम पार्थक्यम वर्तते। प्रवाह शुद्धता, भाषा सामुख्यम, शुद्ध वेगता, शुद्धता वेगः च वेगः उच्चारण च। तो भाषाधिग्रहण अधिगम्य हो मूलभूतम पार्थक्यम वर्तते।
और इनमें देखें तो जो ऑप्शन बी है उसको यहाँ पर माना गया है भाषा की सम्मुखता को। नेक्स्ट आ जाता है मातृभाषा संसाधन रूपेण प्रयोग दृष्टया अधोलिखितेषु का उक्ति च समीचीना। तो यहाँ पर एक सही है मातृभाषा के संसाधन के रूप में और प्रयोग की दृष्टि से जो यहाँ पर इनमें सही कौन से वाली है। ऐसा बालानाम अधिगम्य चिंतने संप्रेषण च साहाय्यं करोति तेषाम् अर्थबोध प्रक्रिया मातृभाषा गुणात्मक भूमिका निर्वहति शिक्षण विधीनां विस्तारार्थं मातृभाषा साहाय्यं करोति या द्वितीय भाषा उपेक्षा कर्तुं मातृभाषा साहाय्यं करोति। तो इनमें सही कौन से वाला है। और इनमें अगर हम यहाँ पर सही देखें तो मातृभाषा संसाधन रूपेण प्रयोग दृष्टिया मातृभाषा को संसाधन के रूप में उपयोग की दृष्टि से अगर कोई प्रयोग करे तो इसके बारे में सही कौन सा है। और इनमें अगर हम यहाँ पर ऑप्शन में सही देखें तो जो ऑप्शन डी वाला है यही हमारा सही रहेगा। द्वितीय भाषा उपेक्षा कर्तुं मातृभाषा साहाय्यं करोति दूसरी भाषा जो उसकी उपेक्षा करके मातृभाषा में ही जो शिक्षण है वो एक टीचर जो है अध्यापक उसके द्वारा सबसे पहले दिया जाना चाहिए। क्या है कि शिक्षक को पठन कार्य करते समय द्वितीय भाषा की उपेक्षा करके मातृभाषा में ही शिक्षा देनी चाहिए क्योंकि पठन कार्य में मातृभाषा सहायक संसाधन के रूप में प्रयुक्त होती है और बालक मातृभाषा में कम समय में अधिक सीखते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले जो शिक्षा हो वो मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए। उसके बाद आ जाता है जो प्राथमिक स्तरे बालस्य भाषा विकासार्थम सर्वतः महत्वपूर्ण अस्ति। जो प्राथमिक स्तर इसमें बच्चों के भाषा विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, व्याकरण का ज्ञान होना, भाषा समृद्ध वातावरण का होना, भाषा पाठ्यपुस्तक का होना या बालस्य आकलन का होना। तो यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर भाषा विकास के लिए जो सबसे पहले जो माना गया है ये समृद्ध भाषा वाला जो वातावरण है वो माना गया है। तो क्या है, भाषा से समृद्ध मतलब संपन्न वातावरण प्राथमिक स्तर पर बालक के भाषा विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, न कि व्याकरण का ज्ञान। भाषा का पाठ्यक्रम ज्ञान और बालक का आकलन करना है। उसके बाद है पत्राधानम पोर्टफोलियो एक यहाँ पर उदाहरण है। पत्राधानम पोर्टफोलियो एक उदाहरण है स्वतः आकलन का, शिक्षक आकलन का, उभयतः स्वतः आकलन से, शिक्षक आकलन से राज्य बोर्ड द्वारा आकलन से। तो पत्राधानम पोर्टफोलियो यहाँ पर एक उदाहरण है इनमें। और किसका उदाहरण है, तो ये जो पत्राधान जो है ऑप्शन सी वाला इसमें माना गया है उभयम स्वतः आकलन से और शिक्षक आकलन से। तो पत्राधान दोनों स्वतः आकलन और शिक्षक के आकलन का एक उदाहरण है और पत्राधान के माध्यम से बालक और शिक्षक दोनों का आकलन किया जाता है। उसके बाद है वर्ग पहेलिका क्रीड़ा वर्धती। जो वर्ग पहेली का जो है क्रॉसवर्ड ये किस प्रकार के खेल को बढ़ाती है, श्रवण कौशल, शब्द ज्ञान, लेखन कौशल या साहित्य अर्थ को। तो वर्ग पहेली जो होती है, पहेली आपने पढ़ी होंगी, पहेलियाँ जो अखबार है उसमें आपने पहेली भी देखी होगी, सुडोकू वगैरह जो होती है अलग अलग टाइप में होती है। तो ये जो वर्ग पहेलियाँ ये किस चीज़ को बढ़ाती हैं और ये जो वृद्धि करेंगी तो जो शब्द ज्ञान है हमारा उसमें जो है यहाँ पर ये सिद्धि करती है। तो इस प्रकार से जो वर्ग पहेली जो ये हमारा जो शब्द ज्ञान है उसमें वृद्धि करेंगी ये। तो वर्ग पहेलिका क्रीड़ा शब्द ज्ञानम वर्धयति। वर्ग पहेलिका खेल से संबंध ज्ञान को बढ़ाएगी। जब बालक वर्गों में बांटकर पहेलिका को पूछते हैं और दूसरे को उत्तर देता है तो इस प्रकार के खेल को खेलने से बालकों में शब्दों का भंडार होगा और बालक के जो नए नए शब्द वो सीखने का भी मौका मिलेगा। तो नए नए शब्द वो सीखेंगे। उसके बाद है संभाषण कौशलस्य गतिविधि आकलन समय अधोलिखितेषु किम न आवश्यकम। तो कौन सा एक आवश्यक नहीं है संभाषण कौशल की गतिविधि में आकलन करते समय। ध्वनिनाम शब्दानाम उच्चारणम संदर्भे आगतानाम शब्दानाम उचित रूपाणाम प्रयोग शब्द कौशल से उपयोग या भाषण स्पष्टता। तो संभाषण कौशल गतिविधि में आकलन के समय एक आवश्यक नहीं है जो ऑप्शन सी वाला है शब्द कोश का उपयोग। तो यही क्या आवश्यक यहाँ पर नहीं माना गया है। सब संभाषण कौशल की गतिविधियों के आकलन के समय शब्द कोश का उपयोग आवश्यक नहीं है। और इसके अलावा ध्वनि या शब्दों का उच्चारण हो गया,
संदर्भ में आए हुए शब्दों का उचित प्रयोग हो गया, भाषा की स्पष्टता हो गया। ये सभी संभाषण कौशल के आकलन के समय आवश्यक है। उसके बाद है भाषा या अक्षर ध्वनि संबंध स्थापन द्वारा पठनस्य अध्यापनम अस्ति। तो भाषा अक्षर ध्वनि संबंध स्थापन द्वारा पठनस्य अध्यापनम, प्रत्यक्ष विधि के द्वारा, शाब्दिक, समग्र भाषा या आंशिक भाषा विधि के द्वारा। तो ये इनमें से किसमें माना गया है? और इनमें देखें तो जो ऑप्शन बी वाला है, भाषा या अक्षर ध्वनि संबंध स्थापन, भाषा के द्वारा जो अक्षर में ध्वनि संबंध स्थापन करना, पर ये पठन के कौन से अध्यापन के अंतर्गत आएगा? तो ये शाब्दिक विधि जो है इसको यहाँ पर माना गया है। उसके बाद है पाठ्य पुस्तकात् बहिगमनम इत्युक्त है, गोइंग बियॉन्ड टू टेक्स्ट बुक। पाठ्य पुस्तकात् बहिगमनम, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, ये कहा गया है। पाठ्य पुस्तकम अतिरिच्य पूरक पाठन सामग्रीणां प्रबंधनम, पाठ्य पुस्तकस्य उपेक्षां कृत्वा तथा बहिगमनम पाठ्य पुस्तक केंद्रित ज्ञानम स्यात् या पाठ्य पुस्तकात् बहिगमनम कृत्वा छात्राणां भारम अधिकम न वर्धेत। तो ये पाठ्य पुस्तक से बाहर जाने का जो मतलब है यहाँ पर क्या होता है, और इसका जो अर्थ है ये ऑप्शन ए वाला है कि पाठ्य पुस्तकम अतिरिच्य, कि पाठ्य पुस्तकों के अलावा पूरक पाठन सामग्री का भी प्रबंध हो, या वो भी जो इनका प्रयोग भी किया जाए, न कि ये पुस्तक से निकलकर बाहर चले जाए, या पुस्तक केंद्रित ज्ञान हो, या पाठ्य पुस्तकात् बहिगमनम कृत्वा छात्र भारम अधिकम न वर्धेत, कि पुस्तक से बाहर चले जाओ ताकि बच्चों की जाओ उसके ऊपर बोझ न पड़े। तो इसमें जो ऑप्शन ए वाला ही सही रहेगा। उसके बाद है शिक्षकः तृतीय कक्षाया विद्यार्थिनः एकम आवरणकम एनलोप निर्मातुम निर्देशम ददाति। तो शिक्षक क्या तीसरी कक्षा का जो विद्यार्थी है उसको एक एनवलप बनाने के लिए निर्देश देते हैं। विद्यार्थी निर्देश से पालन करोति, विद्यार्थी क्या है उस निर्देश का पालन भी करते हैं। और भाषा कक्षायाम एकम एवं विधा गतिविधि साहाय्यम करिष्यति, और भाषा कक्षा में इस प्रकार की विधि या गतिविधि सहायता करेगी। तो ये किस में सहायता करेगी? लेखन कौशल के विकास में, संभाषण कौशल के विकास में, श्रवण कौशल में के विकास में, या फिर तेसाम सृजनात्मकता विकास, या उनकी सृजनात्मकता के विकास में। तो अगर शिक्षक जो है तीसरी कक्षा का अगर कोई बच्चा है उसको एनवलप बनाने के लिए कहता है, तो ये कौन सी गतिविधि है जिसमें यहाँ पर ये बच्चा सीखेगा, या भाषा कक्षा की इस प्रकार की विधि कौन सी गतिविधि में सहायता करेगी? जो ऑप्शन सी वाला है। तो ये श्रवण कौशल जो है इसके विकास में यहाँ पर माना गया है। तो शिक्षिका क्या है यहाँ पर तृतीय कक्षा विद्यार्थी ने एकम आवर्कम निर्मातुम निर्देशन ददाति, विद्यार्थी निर्देशस्य पालन करोति, और भाषा कक्षायाम एवं विधा गतिविधि श्रवण कौशल विकास साहाय्यम करोति। तो इस प्रकार से जो हमारे आज के ये आपके सीटेट जो है इसके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें आपके लिए नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो लेकर आएंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।